वो केशव नगर राज्य का बेहद विशाल और शाही बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के विशाल वृक्ष लगे हुए थे। उस बगीचे में एक चिड़िया साधु के सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे भी करके मुझे इस शाप से मुक्ति दिला दीजिए। अगर तुम्हारी नियत में किसी अच्छे मनुष्य से मिलना लिखा होगा, जिसके मन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना होगी, तभी तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी, अन्यथा तुम जीवन भर भटकती रहोगी। इतना कहकर साधु नीचे जमीन की ओर देखने लगा। वहाँ एक सुनहरा और बेहद विचित्र बीज पड़ा हुआ था। साधु ने वो बीज उठाया और अपने झोले से एक ताबीज निकाली। फिर उस बीज को ताबीज के अंदर सुरक्षित रख दिया और ताबीज चिड़िया के गले में पहना दी। तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी होगी। तभी अचानक कुछ सैनिक और केशव नगर राज्य का सेनापति दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। सेनापति चिड़िया को देखकर हंसने लगा। अब तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लगता है इसने उस बीज को स्पर्श कर दिया है। अब वो बीज मेरे लिए सुरक्षित है। इतना कहकर सेनापति साधु की ओर देखने लगा। साधु, वो बीज मुझे दे दो। साधु चिड़िया की ओर देखने लगा। अब तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा ये तुम्हारे प्राण लेने में समय नहीं लगाएंगे। अगले ही पल चिड़िया बिजली की गति से उड़ती हुई सैनिकों की आंखों से ओझल हो गई। सेनापति तेजी से साधु के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे वो बीज किसी भी कीमत पर चाहिए। वो बीज तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा, तुम उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सेनापति ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन अगले ही पल साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। साधु और चिड़िया, तुम दोनों चाहे पाताल की गहराइयों में ही क्यों न छुप जाओ, मैं तुम्हें वहां से भी खोज निकालूंगा। मुझे वो बीज चाहिए। चंदन नगर गांव में आदित्य नाम का एक सुंदर युवक अपनी माँ कौशल्या और अपनी जवान बहन चंद्रलता के साथ रहा करता था। गांव में आदित्य की एक बड़ी हवेली थी, लेकिन उसके हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जहां उसके पूर्वज बहुत धनवान थे, वहीं आदित्य इस समय कर्ज में डूबा हुआ था। शाम के समय आदित्य अपने घर पहुंचा। तभी अपनी हवेली के अंदर जमींदार को देखकर वो चौंक गया। मुझे देखकर चौंकने की जरूरत नहीं है आदित्य, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। बताओ जमींदार, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि तुम मेरी हवेली तक चले आए? देखो आदित्य, तुम्हारी एक जवान और सुंदर बहन है चंद्रलता, और मेरी पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका है, और मेरी भी एक जवान पुत्री है रूपलता। बोलते रहो जमींदार। अब मुद्दे की बात सुनो। तुम्हारा रोम रोम मेरे कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम अपना खेत और हवेली बेच दो, तब भी मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहन चंद्रलता का विवाह मुझसे कर दो, और मेरी पुत्री रूपलता का विवाह मैं तुमसे कर दूंगा। तुम तो जानते हो कि रूपलता बचपन से अपाहिज है, वो बेचारी चल नहीं सकती। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तुम्हारी पुत्री रूपलता से विवाह करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं अपनी बहन का विवाह तुमसे करने की कभी भूल नहीं कर सकता। मैंने अपनी बहन के लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं जमींदार। ये सुनकर जमींदार का चेहरा क्रोध से भर गया। सोचा था अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन मेरी भूल थी। मैं कल तुम्हारा खेत में इंतजार करूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। आदित्य निराश होकर चारपाई पर बैठा रह गया। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले दिन सुबह आदित्य खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी माँ कौशल्या चिंता भरी नजरों से उसे देखने लगी। बेटा, जमींदार धमकी देकर गया है। जानता हूँ माँ। आदित्य की बहन चंद्रलता की आंखों से आंसू बहने लगे।
भैया, क्या अब जमींदार आपको अपने खेत में खेती करने देगा? अब ये तो खेत में जाने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर आदित्य अपने घर से बाहर निकल गया। आदित्य जैसे ही अपने खेत में पहुंचा, वहां जमींदार पहले से ही अपने आदमियों के साथ खड़ा दिखाई दिया। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था आदित्य। कुछ समय पहले तुमने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था। तुम्हारी माँ बीमार थी और तुम्हारे पास बीज खरीदने के लिए धन नहीं था। अब उस कर्ज पर ब्याज मिलाकर बहुत बड़ी रकम हो चुकी है। अब से तुम्हारा इस खेत पर कोई अधिकार नहीं है। ये खेत मेरा है। और हाँ, मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत देता हूँ घर खाली करने की। 3 महीने के बाद या तो धन लेकर मेरे पास आ जाना, या फिर अपना घर खाली करके इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना, या मेरे प्रस्ताव के बारे में एक बार और सोच लेना। आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से लौट गया। घर पहुंचकर आदित्य ने सारी घटना अपनी माँ कौशल्या और बहन चंद्रलता को बता दी। भैया, अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने तो हमारा खेत ही छीन लिया। आदित्य चुपचाप आंखें बंद करके लेट गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। आदित्य ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। एक दिन चंद्रलता चिंता भरी आवाज में आदित्य के पास आई। भैया, रसोई में आज आखिरी अनाज बचा है। कहीं से अनाज का इंतजाम करना होगा, अन्यथा कल सबको भूखा सोना पड़ेगा। आदित्य बिना कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर निकल गया। आदित्य सीधा जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आकाश की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं किसे जाकर अपना दुख सुनाऊं? मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, क्योंकि मेरी गैरत मुझे उसकी इजाजत नहीं देती। मैं खुद तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन अपनी माँ और बहन को भूखा नहीं देख सकता। मैं जमींदार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी बहन का जीवन तबाह हो जाएगा। आदित्य काफी देर तक अकेला बैठा रोता रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी एक घायल चिड़िया पर गई। ये क्या? ये चिड़िया तो घायल लग रही है। इतना कहकर आदित्य चिड़िया के पास गया। उसने ध्यान से देखा, चिड़िया अभी जीवित थी। आदित्य ने धीरे से चिड़िया को उठाया। इसे तो इलाज की सख्त जरूरत है। कुछ देर बाद आदित्य घायल चिड़िया को लेकर अपने घर पहुंच गया। उसने चिड़िया को चंद्रलता के सामने रखा। चंद्रलता, ये चिड़िया घायल है। चंद्रलता चिड़िया को देखकर हैरान रह गई। अरे भैया, कितनी सुंदर चिड़िया है, लगता है किसी पेड़ से टकरा गई है। इतना कहकर चंद्रलता आंगन से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ कर लाई और उन्हें पीसकर चिड़िया के घावों पर लगाने लगी। आदित्य और चंद्रलता दोनों रात भर चिड़िया की सेवा करते रहे। सुबह होते ही अचानक चिड़िया की आंखें खुल गई। वो पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तुरंत नीचे गिर गई। अरे अरे अरे, उड़ो मत, तुम अभी जख्मी हो, तुम्हें उड़ने में समय लगेगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, चिड़िया बनी और ठीक से उड़ भी नहीं सकी। ये सुनकर आदित्य और चंद्रलता के होश उड़ गए। चंद्रलता डरकर अपने भाई के पीछे खड़ी हो गई। भैया, ये साधारण चिड़िया नहीं लग रही, चिड़िया इंसानों की तरह बात नहीं करती। आदित्य गंभीर नजरों से चिड़िया को देखने लगा। कौन हो तुम? एक श्रापित चिड़िया, लेकिन डरो मत, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हें किस तरह का श्राप मिला है? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर आदित्य कुछ दाने लाकर चिड़िया के सामने डाल देता है। चिड़िया धीरे धीरे दाना चुगने लगी। कुछ देर बाद आदित्य अपनी बहन की ओर देखने लगा। डरो मत, न जाने क्यों मुझे ये चिड़िया अच्छी लग रही है। ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये सुनकर चंद्रलता के मन का डर थोड़ा कम हो गया। कुछ देर बाद चंद्रलता की आंखें फिर नम हो गई। लेकिन भैया, आज रसोई में अनाज खत्म हो गया है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, मैं अभी सुखदेव चाचा के खेत में मजदूरी मांगने जाऊंगा। अगर शाम तक मजदूरी मिल गई तो कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा।
भैया अब क्या आप दूसरों के खेत में मजदूरी करेंगे? नहीं भैया, मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। बहन, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर जमींदार का प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। नहीं चंद्रलता, मैं उसका प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम नहीं जानती, वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। जमींदार को तो शर्म आनी चाहिए। तुम उसकी बेटी की उम्र की हो और वो तुम्हें उस नजर से देखता है। चिड़िया चुपचाप भाई बहन की बातें सुन रही थी। अचानक वो बोल उठी, मुझे तुम्हारे पारिवारिक मामले में दखल देने की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या तुम दोनों बता सकते हो कि आखिर तुम किस मुसीबत से जूझ रहे हो? न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें अपने मन की हर बात बता दूं। शायद मेरा मन हल्का हो जाए। इतना कहकर आदित्य ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना चिड़िया को बता दी। ये सुनकर चिड़िया चौंक गई। मेरे गले में एक ताबीज टंगा हुआ है, उसे निकाल दो। आदित्य ने ध्यान से देखा। सचमुच चिड़िया के गले में एक ताबीज बंधा हुआ था। आदित्य ने धीरे से वो ताबीज निकाल लिया। अब इसे खोलो। आदित्य ने ताबीज खोला। उसके अंदर एक सुनहरा और विचित्र बीज रखा हुआ था। आओ मेरे साथ। इतना कहकर चिड़िया उड़ती हुई हवेली के आंगन में पहुंच गई। इस सुनहरी बीज को तुम अपने आंगन में गाड़ दो और अगली सुबह तक इसका चमत्कार देखना। तुम्हें फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य ने वो सुनहरा बीज हवेली के आंगन में गाड़ दिया। अगली सुबह आदित्य हल्की नींद में था कि तभी उसके कानों में चंद्रलता की घबराई हुई आवाज पड़ी। भैया भैया जल्दी से बाहर आइए, भैया भैया जल्दी से बाहर आइए। आदित्य तुरंत उठकर बाहर आया। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हवेली के आंगन में एक विशाल सोने का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष पर चमचमाते सोने के फल लगे हुए थे। अरे ये क्या? ये तो सोने का वृक्ष है। तभी चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आई। मेरे मित्र, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। मैं केवल अपने लिए धन नहीं कमाऊंगा, मैं उन लोगों की भी सहायता करूंगा जिनके पास हिम्मत तो बहुत होती है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए धन नहीं होता। कहा था ना मैंने, आज तुम चमत्कार देखो। अब तुम इन सोने के फलों को बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगी। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो, तुम्हारी और मेरी मित्रता खूब जमेगी। आदित्य पहली बार दिल से मुस्कुराया। कुछ देर बाद आदित्य ने सोने के वृक्ष से कुछ फल तोड़े और उन्हें इस तरह तराशा कि दूर से देखने में वो सोने के टुकड़े लग रहे थे। आदित्य उन सोने के टुकड़ों को राज्य के एक सुनार के पास बेच आया और बदले में बैलगाड़ी भरकर धन लेकर लौटा। कुछ ही दिनों में आदित्य धनवान बन गया। धीरे धीरे उसने वो सारे खेत भी वापस खरीद लिए जो कभी उसके पूर्वजों के हुआ करते थे। आदित्य के दिन रात बढ़ती तरक्की देखकर जमींदार क्रोधित अवस्था में अपनी हवेली में टहल रहा था। तभी उसका नौकर भीमा वहाँ पहुँचा। क्या हुआ जमींदार जी? सोचा था कि आदित्य को मजबूर करके उसकी बहन से विवाह कर लूंगा, वो टूट जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली। उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? उसने न केवल अपना खेत वापस छुड़ा लिया, बल्कि अपने पूर्वजों के सारे खेत भी खरीद लिए और आज गांव के गरीब लोगों की मदद भी कर रहा है। और तो और जमींदार जी, अब गांव में लोग आपका नहीं बल्कि आदित्य का ज्यादा सम्मान करते हैं। गांव वाले उसके लिए जान देने को भी तैयार हैं। ये सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। जरूर कोई ऐसा रहस्य है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है। भीमा, तुम आदित्य पर दिन रात नजर रखो। मुझे विश्वास है कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो हम सब से छुपा हुआ है। चिंता मत कीजिए, समझ लीजिए कि आज से मैं आदित्य की परछाई हूँ। इतना कहकर भीमा वहाँ से चला गया। भीमा उसी दिन से आदित्य पर गहरी नजर रखने लगा। एक दिन मौका देखकर वो चुपके से आदित्य की हवेली के अंदर घुस गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। हवेली के आंगन में एक विशाल सोने का वृक्ष खड़ा था और उस पर चमचमाते सोने के फल लटक रहे थे।
उसी वृक्ष के नीचे आदित्य उस चिड़िया से बात कर रहा था। मेरी मित्र, तुम मेरे जीवन में क्या आई? मेरा जीवन ही बदल गया। क्या अभी तुम अपने बारे में नहीं बताओगी कि तुम कौन हो? जरूर बताऊंगी आदित्य, तुम मेरे मित्र बन चुके हो, लेकिन आज नहीं, कल मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। हे भगवान, सोने का वृक्ष, सोने के फल और एक बोलती हुई चिड़िया। ओह, तो ये है आदित्य की तरक्की का रहस्य। मुझे ये बात तुरंत जमींदार को बतानी होगी। ये सुनकर भीमा चौंक गया। इतना कहकर भीमा वहाँ से भाग गया। भीमा ने जमींदार को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। क्या तू सच कह रहा है भीमा? जमींदार, मेरा एक एक शब्द सच है। तो फिर वो सोने का वृक्ष मेरा होना चाहिए। अरे कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिए। आदित्य पूरे गांव की मदद करता है, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाएगा। आप पूरे गांव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक ही रास्ता है। कल केशव नगर राज्य का सेनापति दुर्जन सिंह मुझसे मिलने आने वाले हैं। वो मेरा मित्र है, मैं उससे इस बारे में चर्चा करूंगा। अगर वो हमारे साथ मिल गया तो हम उस सोने के वृक्ष और मायावी चिड़िया को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगली सुबह केशव नगर राज्य का सेनापति दुर्जन सिंह सैनिकों के साथ जमींदार की हवेली पहुंच गया। मेरे मित्र जमींदार, काफी दिनों से तुमसे मिलने के लिए सोच रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी काम है। सेनापति हवेली के अंदर चला गया। बताओ, पहले तुम अपनी बात कहो। जमींदार ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना सेनापति को बता दी। ये सुनते ही सेनापति बुरी तरह चौंक गया। क्या कह रहे हो तुम? सोने का वृक्ष और मायावी चिड़िया तुम्हारे गांव में है? तुम इस बारे में जानते हो? हाँ, और मैं वर्षों से उसी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे जल्दी बताओ वो कहाँ है। एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी शर्त? उस सोने के वृक्ष में आधा हिस्सा मेरा होगा। मुझे स्वीकार है। कुछ ही देर बाद जमींदार, सेनापति, भीमा और सैनिक आदित्य की हवेली में पहुंच गए। उस समय आदित्य चिड़िया से बात कर रहा था। अचानक इतने लोगों को देखकर आदित्य चौंक गया। तभी जमींदार जोर से चिल्लाया, देख क्या रहे हो? इस चिड़िया को तुरंत पकड़ लो। भीमा तुरंत दौड़ता हुआ गया और चिड़िया को पकड़कर जमींदार के हाथों में दे दिया। चिड़िया जोर जोर से चीखने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सेनापति मुस्कुराने लगा। आखिरकार तो मेरे हाथ आ ही गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और इस सोने के वृक्ष पर भी अपना अधिकार जमा लूंगा। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन क्या तुम इस चिड़िया के बदले ये सोने का वृक्ष हमें देने के लिए तैयार हो? आदित्य रोते हुए चिड़िया की ओर देखने लगा। भले ही ये एक चिड़िया है, लेकिन ये मेरी मित्र है। अपनी मित्रता के लिए ये सोने का वृक्ष क्या, अगर मेरे पास ऐसे 10 वृक्ष भी होते तो मैं उन्हें भी कुर्बान कर देता। मैं केवल ये वृक्ष ही नहीं, अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। चाहो तो मेरे प्राण भी ले लो, लेकिन मेरे मित्र को छोड़ दो। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। तो मूर्ख का मूर्ख ही रहा आदित्य। तेरे पूर्वज भी इसी दयालुता की वजह से बर्बाद हुए थे। दयालुता और मित्रता क्या होती है, ये तुम जैसे धन के पुजारी कभी नहीं समझ सकते। लो, मेरे मित्र को मुझे दे दो। तुम्हें ये वृक्ष चाहिए ना? ये वृक्ष तुम ले लो। जमींदार ने चिड़िया की ओर देखा। जा चिड़िया जा, अपने मित्र के पास चली जा। इतना कहकर उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया उड़ती हुई आदित्य के पास आने लगी, लेकिन अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैल गई और चिड़िया एक बेहद सुंदर लड़की में बदल गई। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। चंद्रलेखा, आखिर तुम अपने असली रूप में कैसे आ गई? अगले ही पल वो सोने का वृक्ष गायब होकर दोबारा एक सुनहरे बीज में बदल गया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने तुरंत वो बीज उठा लिया। फिर वो क्रोध से सेनापति के बगल में खड़े हुए सैनिकों से बोली,
तुम्हारी राजकुमारी तुम्हारे सामने खड़ी है, अब अपनी राजकुमारी का आदेश मानो और सेनापति को इसी समय बंदी बना लो। सैनिक तुरंत हरकत में आ गए और सेनापति, जमींदार और भीमा को बंदी बना लिया। तभी अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां साधु प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराते हुए राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखने लगा। तो आखिरकार नियति ने तुम्हें इस अच्छे मनुष्य से मिला ही दिया। मैंने कहा था ना, तुम्हें तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी जब तुम्हें कोई ऐसा मनुष्य मिलेगा जिसके मन में प्रेम और दया होगी, और वो मनुष्य यही है, आदित्य। आदित्य हैरानी से साधु की ओर देखने लगा। लेकिन ये सब क्या था साधु महाराज? राजकुमारी चंद्रलेखा मुस्कुराई। मैं तुम्हें सब बताती हूँ आदित्य। हमारे राजघराने में ये सुनहरा बीज पीढ़ियों से राजकुमार और राजकुमारियों को दिया जाता है। इस बीज से सोने का वृक्ष उगता है और उससे फलों को बेचकर प्रजा की भलाई की जाती है। वर्षों पहले एक साधु ने ये बीज हमारे पूर्वजों को दिया था, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी। अगर किसी के मन में लालच होगा तो ये बीज उसे श्रापित कर देगा। जब ये बीज पहली बार मेरे हाथों में आया तब मैंने भी इसे अपने बगीचे में बोया, लेकिन जैसे ही सोने का वृक्ष उगा मेरे मन में लालच जाग गया और अगले ही पल मैं एक सोने की चिड़िया में बदल गई। वो वृक्ष गायब होकर दोबारा बीज बन गया। ये साधु महाराज हमारे राजघराने के साधु हैं। इन्होंने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं अपने मन में लालच न आने दूं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी। इतना कहकर राजकुमारी चुप हो गई। सेनापति जानता था कि अगर कोई इस बीज को छूकर श्रापित हो जाए तो फिर कोई भी बुरा इंसान ये बीज उससे छीन सकता है। मैं जानता था कि सेनापति की नीयत खराब है, इसलिए जैसे ही राजकुमारी चिड़िया बनी मैंने तुरंत इस बीज को ताबीज में सुरक्षित करके इनके गले में बांध दिया और इन्हें वहां से भगा दिया। क्योंकि मैं अचानक चिड़िया बनी थी, इसीलिए तेजी से उड़ते समय अपना संतुलन खो बैठी और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई और वहीं तुम मुझे अपने घर ले आए। अब आदित्य को सारी बात समझ आ चुकी थी। अब मेरा काम पूरा हुआ राजकुमारी, तुम्हारे मन का लालच खत्म हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। जमींदार शर्मिंदा होकर आदित्य की ओर देखने लगा। मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मेरी भी एक बेटी है। आदित्य ने राजकुमारी चंद्रलेखा की ओर देखा। राजकुमारी, मैं सेनापति को छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि यह गद्दार है, लेकिन जमींदार और भीमा को छोड़ दीजिए। ये लालची जरूर है, लेकिन इनका परिवार भी है। इनके बिना इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा मुस्कुराई। जमींदार और भीमा को छोड़ दो। सैनिकों ने तुरंत जमींदार और भीमा को छोड़ दिया। राजकुमारी चंद्रलेखा सेनापति को बंदी बनाकर अपने महल ले गई और उसे कारागार में बंद कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ जल्दी ला सके।